बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसफ़ की 5वीं एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देर किए बगैर हम शुरू करते हैं कि आगे क्या हुआ। सीढ़ियों के साथ लगे कद आदम आईने के सामने खड़ी वो कान में झुमका पहन रही थी। झुमका चांदी का था, इसके सिल्वर चूड़ीदार पजामे जैसा और सब्ज कमीज पे भी ऐसा सिल्वर काम था और दुपट्टा तो यूं था जैसे सब्ज आसमान पे तारे बिखरे हों। छोटी आस्तीनों से इसके गोरे गुदास बाजू नुमाया थे और नाजुक कलाइयों में भर भर के सिल्वर और सब्ज चूड़ियां, हल्का सा मेकअप और सुनहरे भूरे बाल सीधे शानों पर बिखरे थे। झुमका कान में जाके ही ना दे रहा था। वो चूड़ियों भरे दोनों हाथों से झुमके को कान के सुराख में डालने की कोशिश कर रही थी। सब बाहर लॉन में जमा थे। मंगनी का फंक्शन शुरू था और एक इसकी तैयारी रहती थी। उफ ओ, इसने झुंझला कर झुमका कान से हटाया। कान की लौ सुर्ख पड़ चुकी थी। अब क्या करूं? उसी पल आईने में इसके पीछे फवाद का चेहरा उभरा। फवाद भाई? वो हैरत से पलटी। आप इधर? सब तो बाहर हैं। तुम भी तो इधर हो। वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। ब्लैक सूट में वो इतना स्मार्ट बंदा बिना पलक झपके जैसे मबहूत सा इसे देखा जा रहा था। इसकी नजर बिला इरादा ही झुक गई। तुम कितनी खूबसूरत हो महमल। महमल का दिल जोर से धड़का। इसने बमुश्किल पलकें उठाई। वो इन्हीं मखमूर निगाहों से इसे देख रहा था। इसकी नजरों की हिद्दत से इसके रुखसार सुर्ख पड़ने लगे। वो झुमका पहना नहीं जा रहा। वो घबराकर जैसे इधर उधर देखने लगी। इधर दिखाओ। फवाद ने इसके हाथ से झुमका लिया, जरा सा झुका और एक हाथ से इसका कान पकड़ा, दूसरे से झुमका डाल दिया। लो, इतनी सी बात थी और तुमने पूरा कान सुर्ख कर डाला। इसने नरम लहजे में कहते हुए होले से इसके भूरे बालों को छुआ और फिर पीछे हट गया। वो भी संभल कर झुमके का सहारा लगाने लगी। एकदम ही फवाद कुछ कहे बिना बाहर निकल गया और जो पिछले लम्हे के फंसों में खोई थी चौंक कर पलटी। वो दरवाजा बंद करके जा चुका था। ये क्या? वो उलझकर आईने की तरफ पलटी तो ठटक गई। हसन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा तीखी नजरों से इसे देख रहा था। वो गड़बड़ाकर जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेरकर जाने लगी, मगर हसन सीढ़ियां तेज तेज फलांगता नीचे आया और अगर आज के बाद मैंने तुम्हें फवाद के 10 फुट करीब भी देखा तो टांगे तोड़कर घर बिठा दूंगा, समझी? गुस्से से इसकी कलाई पकड़ के इसने इतनी जोर का झटका दिया कि वो चीख पड़ी। हसन भाई, आई समझ या नहीं? इसने दोबारा झटका देकर इसकी कलाई छोड़ी और एक गसीली निगाह डालकर लंबे लंबे डांग भरता बाहर निकल गया। वो साकत सी अपनी जगह खड़ी रह गई। इसने सब चूड़ियां वाली कलाई थामी थी और आधी से ज्यादा चूड़ियां तरतर टूट कर गिरने लगी थी। बहुत सा कांच इसे चुभ गया था और जगह जगह से खून के कतरे रसने लगे थे। ये हसन भाई ने क्या हुआ? वो दुख से अपनी जख्मी कलाई देखती रह गई। सब्ज कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे। इसकी आंखों में आंसू आ गए। यतीम होने का ये मतलब नहीं कि जिसका दिल चाहे इस पर हाथ उठाए। वो आंसू पीती अंदर लगे जख्म को बमुश्किल बर्दाश्त का मरहम लगाती झुककर कान चुनने लगी। दिल चाह रहा था कि खूब रहे, मगर खुद को संभाले वो दूसरी चूड़ियां पहनकर बाहर आ गई। सिद्रा बड़े सोफे पर दुल्हन की तरह सजी संवरी बैठी थी। आम सी शक्ल की सिद्रा बहुत मेकअप के बावजूद भी आम लग रही थी। इसका मंगेतर कदरे मोटा था और खासा शर्माया हुआ भी। इसमें कुछ ऐसा ना था कि कोई मुतासिर होता। और निदा और सामिया तो मुस्कुरा कर दिल जले तबसरे भी कर रही थी। सुनने में आया था कि वो महताब ताई की किसी सेकंड कजन का बेटा था। यहीं इस्लामाबाद में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा था। जाने कब रिश्ता आया और हाँ हुई। इसे और मुसरत को तो गैरों की तरह खबर दी गई। लॉन में कुमकुमा और रोशनियों की बहार थी। वो जिस वक्त बाहर आई तो रस्म हो रही थी और समधने एक दूसरे को मिठाई खिला रही थी। सब हंस बोल रहे थे। वो खामोशी से घास पे चलती हुई एक कुर्सी पे आ बैठी। इसका दिल उदास और आंखें गमगीन थी। फवाद भी वहीं स्टेज पे किसी की बात पे हंसता हुआ अपने बहनोई को मिठाई खिला रहा था। महमल ने इर्द गिर्द मुतलाशी निगाहों से देखा। स्टेज के सामने घास पे साड़ी में बुलबुल फिजा अपनी किसी जानने वाली खातून से हसन का तारुफ करा रही थी। हसन के बाजू को थामे वो बहुत फख्र से इसके मुतालिक बता रही थी। वो मुस्कुराते हुए इन खातून से बात कर रहा था। इसने ब्लैक डिनर सूट पहन रखा था और बिलाशुबा वो बहुत गुड लुकिंग लग रहा था। महमल ने दुख से इसे देखा। उस पल इसे हसन से
बड़ा मुनाफिक और दोगला शख्स कोई न लगा था। हसन ने इसकी नाजुक कलाई को ही नहीं, इसके दिल को भी जख्मी कर दिया था। सारे फंक्शन का मजा खराब हो गया था। वो इतनी बददिल और गमज़दा बैठी थी कि एहसास ही नहीं हुआ वसीम कब इसके साथ आकर खड़ा हो गया। आज कितनों को गिराने का इरादा है सरकार? वो एकदम बहुत करीब आकर बोला तो वो उछली। वो अपने अजली लोफराना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। बड़े लश्कारे हैं छोटी कजन, खैरियत? वो मायने खैर से मुस्कुराया तो वो घबरा कर उठी और लड़कियों के ग्रुप की तरफ बढ़ गई, साथ ही बार बार पीछे मुड़कर देखती। वसीम इधर उधर घूमते मुसलसल इसे अपनी निगाहों के हसार में रखे हुए था। वो बचती बचाती लोगों में ही घिरी रही। वो सब कजन्स बहुत खुश और एक साथ मुकम्मल नजर आ रहे थे। सिर्फ वो एक फालतू किरदार थी। हालांकि कितनी ही औरतों ने पूछा था कि ये सिल्वर और सब्ज कपड़ों वाली लड़की कौन है। वो थी ही इतनी मुनफरिद और अलग, मगर हर शय से बेखबर, सारा वक्त अफसुर्दा ही रही। सिद्रा की मंगनी पर जितने शोगल और मजे का इसने सोचा था, इससे बढ़कर वो बदमजा ही हुई थी। नेक्स्ट पार्ट। फवाद इसे ऑफिस में छोटे मोटे काम देने लगा। ज्यादातर इसे सुपरविजन पे ही लगाता। ये ड्राफ्ट बनवाना है, अपनी निगरानी में फाइनेंस के जाकिर साहब से बनवा लो, इस चेक पे साइन करवाने हैं, मुफ्ती साहब से करवा लो। और ये सारे काम बहुत एतमाद तलब होते थे। इसे अच्छा लगता था कि वो इस पे भरोसा करता है, इसका ख्याल करता है। दोपहर का खाना वो इकट्ठे ही खाते, बाकी वक्त वो अपने ऑफिस में काम करता था। महमल अपने कैबिन में बैठकर दूसरों का बगौर मुशाहिदा करती। कभी कभी इसे एहसास होता कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी वो ना तो वो ज्यादा काम के बारे में समझ पाई है और ना ही वो और फवाद ज्यादा करीब आए हैं। वो हमेशा इसकी पसंद की चीज मंगवाता है, इससे इसकी स्टडीज और मशागिल के मुतालिक हल्की फुल्की गपशप करता। मगर इस शाम आईने के सामने खड़े होकर झुमका पहनाने जैसी बेखुदी और जुर्रत फिर इसने नहीं की थी। उस रोज वो सुबह फवाद के साथ ऑफिस नहीं गई थी। दोपहर में स्टॉप पे आना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो सुबह धीरे से कह गया। और अब वो मसरूर से दोपहर के इंतजार में ऊपर टेरेस पर बैठी चाय पी रही थी। जाने फवाद को क्या बात करनी थी, इतना क्या खास काम था। वो टांग पे टांग चढ़ाए बैठी चाय के सिप लेती सोचे जा रही थी। निगाहें यूं ही सामने वालों के लॉन पे भटक रही थी। वहां घास पे सफेद चादरें बिछी हुई थी और इन पर सफेद सलवार कमीज और टोपियों वाले मदरसे के बच्चे हिल हिल कर सिपारे पढ़ रहे थे। दरमियान में एक छोटी मेज थी और इस पर एक बड़ा सा कुरान पाक और कुछ सिपारे रखे थे, साथ ही अगरबत्तियां जल रही थी। वो बिला इरादा ही बड़े बंद कुरान को देखने लगी। जहन के किसी नेहा खाने में वो चेहरा निकल कर आंखों के सामने आया था। स्याह फाम लड़की का चेहरा, स्याह आंखें और मोटे मोटे स्याही माइल होंठ। वो मुसहफ को सीने से लगाए लंगड़ाती हुई सड़क पे दूर जा रही थी। कभी कभी इसे वो मंजर याद आता था, यूं लगता शायद जाते समय इसकी स्याह आंखों में आंसू थे। वो क्यों रो रही थी वो समझ ना पाई। इसी तरह बच्चे हिल हिल कर सिपारे पढ़ रहे थे। इसने देखा कोने में बैठे एक बच्चे ने सिपारे का सफा उलटते हुए एहतियात से इधर उधर देखा और फिर 2 सफे उलट दिए। चंद लम्हे बाद इसने फिर निगाह आसपास घुमाई और किसी को मुतवज्जा ना पाकर 3 सफे फिर से इकट्ठे उलट दिए और फिर बुलंद आवाज में लहक लहक कर पढ़ने लगा। ना चाहते हुए भी महमल हंसी। वो छोटा सा बच्चा अपनी दानिश में अपने इर्द गिर्द के लोगों को धोखा दे रहा था, या फिर शायद रब को, वो जान ना पाई। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उठकर सिपारे रखने लगे, यहाँ तक के सारे सिपारों का वापस मेज पर ढेर लग गया तो कारी साहब ने करीब खड़े मुलाजिम को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। कुरान खानी हो चुकी, ब्रिगेडियर साहब को बुला दीजिए कि दुआ में शिरकत कर लें। मुलाजिम सर हिलाकर अंदर चला गया। वो फवाद को भूलकर दिलचस्पी और तजस्सुस से रेलिंग पर झुकी सारी कार्रवाई देखने लगी। चाय का कप इसने एक तरफ डाल दिया था। चंद मिनट बाद मुलाजिम बरामदा अबूर करके लॉन में उतर आया। कारी साहब जो मुंतजिर से बैठे थे सवालिया निगाहों से इसे देखने लगे। सर कह रहे हैं कि वो बिजी हैं, दुआ में शिरकत नहीं कर सकते, मगर आपका शुक्रिया कि आपने कुरान पढ़ दिया। सर कह रहे हैं कि इन्हें सुकून नहीं है, बाकी सब ठीक है, बस यही दुआ करवा दें कि इन्हें सुकून मिल जाए। कारी साहब ने गहरी सांस ली और दुआ के लिए हाथ उठा दिए।
वो जैसे शौक से सारा मंजर देख रही थी। दिल में नामालूम सा अफसोस उतर आया, एक अजीब सा एहसास नदामत, अजीब सी बेकली। वो इस एहसास को कोई नाम ना दे सकी तो चाय का कप उठाए नीचे उतर आई और फिर दोपहर तक वो इस वाक्य को भूल भाल चुकी थी। स्टॉप पे मुकर्ररा वक्त पे फवाद की मर्सिडीज आती दिखाई दी तो वो खुशी और शौक सी बेंच से उठी। कैसी हो? वो दरवाजा खोलकर अंदर बैठी तो वो मुस्कुरा के जैसे बेताबी से पूछ रहा था। ठीक हूँ फवाद भाई, आप कैसे हैं? वो सादगी से कहकर बैग कंधे से उतार कर पीछे रखने लगी। अपने अंदाज से इसने कभी फवाद पे ये जाहिर नहीं किया कि वो उसके जज्बात तक रसाई हासिल कर चुकी है। वो हमेशा खुद को इसके एहसानों के बोझ तले ममनून जाहिर करती थी। आज का दिन बहुत स्पेशल है महमल, वो कार सड़क पर डालकर बहुत जोश से बता रहा था। आज मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। जी कहिए। अभी नहीं, अभी सरप्राइज नहीं खोल सकता। अच्छा, ऐसा क्या सरप्राइज है फवाद भाई? तुम खुद देख लेना। खैर अभी तो हम शॉपिंग पे चल रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल लेना है। कपड़े? मगर अभी तो कोई फंक्शन करीब नहीं है। है ना, आज है कुछ खास। अच्छा, कौन कौन होगा उधर? मैं और तुम। इसने मबहम सा मुस्कुराकर इसकी आंखों में देखा। ऑफिस में? वो कुछ कुछ समझ रही थी मगर अनजान बनी रही। मैट्रिड में आज हम साथ डिनर करेंगे। मैट्रिड? लम्हे भर को तो वो सांस लेना भूल गई। मैट्रिड में डिनर करना तो क्या, इसने तो कभी अंदर से मैट्रिड की शक्ल भी ना देखी थी, लेकिन फिर भी डिनर का लफ्ज इसे जरा परेशान सा कर दिया। मैं इतनी रात को क्या कहकर बाहर रहूंगी फवाद भाई? नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे और आज रात मैं खुद तुम्हें घर लेकर जाऊंगा सबके सामने, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हारे जवाब के बाद। जवाब? किस चीज का जवाब? कुछ पूछना है तुमसे। इसका दिल जोर से धड़का। क्या जो वो समझ रही थी सच था? मगर क्या? ये तो वही बताऊंगा। आओ कुछ कपड़े लेते हैं तुम्हारे। वो कार पार करके सीट बेल्ट हटा रहा था। मगर ये ठीक तो है, इसने मामूली सा एहतजाज किया। आज तुम्हें स्पेशल तैयार होना पड़ेगा। इसके अंदाज में नरम सी धूंस थी। वो हंसकर अच्छा कहती नीचे उतर आई। वो इसे खासे महंगे बुटीक पर ले आया था। कपड़ों से ज्यादा कपड़ों की कीमतें होश उड़ा देने वाली थी। वो खुद ही आगे बढ़कर कपड़े इधर उधर उलट पलट करके देखने लगा। फिर रुककर पूछा, तुम्हें साड़ियां पसंद है महमल? साड़ियां? वो हैरान हुई। जी, मगर वो बहुत नॉर्मल, कोई अगर मगर नहीं। ये साड़ी देखो कैसी है। इसने एक स्याह साड़ी आगे की। स्याह शिफॉन की साड़ी पे सिल्वर मुकेश बिखरी थी। वो इतनी खूबसूरत झिलमिलाती साड़ी थी कि नजरें खैरा करती थी। अच्छी है मगर बहुत कीमती। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। ये पैक कर दें। फिर मैचिंग जूते और एक नॉर्मल सा सिल्वर नगों वाला आर्टिफिशियल कंगन लेते वक्त खासा वक्त लग गया। दोपहर ढलने लगी थी जब वो ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शॉप में महमल का दिल जोर से धड़का था। क्या फरबाद इसके लिए कुछ इतना कीमती लेने जा रहा था? क्या वो इसके लिए इतनी खास थी? डायमंड रिंग्स दिखाइए। वो कुर्सी खींचकर टांग पर टांग रखे बैठा कदरे तहक्कुम और रौब से बोला तो महमल तो सांस लेना ही भूल गई। खुदा इस तरह छप्पर फाड़कर भी मेहरबान होता है, इसे आज ही पता चला था। मोहम्मद बारिश सुनार साहब ने फौरन कुछ स्याह केस सामने किया और जैसे जैसे वो स्याह केस खोलते जा रहे थे, जिगर जिगर करती हीरे की अंगूठियों से इसकी आंखें चुंधिया रही थीं। सर, सॉलिड आयरन में दिखा दूं? हाँ बिल्कुल। वो तो बिल्कुल चुप सी बैठी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि रिएक्ट किस तरह करे। फवाद को कोई रिंग पसंद नहीं आ रही थी। वो इससे राय भी नहीं ले रहा था, बस धड़ाधड़ अंगूठियां रद्द करते जा रहा था। यूं करो, तुम पहले तैयार हो जाओ, रिंग बाद में ले लेंगे। शॉप से निकलते हुए इसने घड़ी देखी। मेरी 6 से 7 एक मीटिंग है, बहुत जरूरी, मिस नहीं कर सकता। 6 से 7 तुम्हें मेरे ऑफिस में बैठना पड़ेगा और फिर 7 बजे हम इकट्ठे मैट्रिड के लिए निकलेंगे। सो तुम अभी तैयार हो जाओ। किधर? वो वाकई हैरान हुई थी। पार्लर में और किधर?
मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी, तुम सिर्फ अंदर जाना और तुम्हें तैयार कर देंगे। वो इसे करीबी पार्लर ले आया था और फिर वैसे ही हुआ जैसे इसने कहा था। महज 1 घंटे बाद वो पार्लर के कदादम आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी तो इसे खुद पे रश्क आया था। स्याह मुकेश की झिलमिलाती साड़ी में इसका दराज का स्याह सिल्वर पेंसिल हील के बायस मजीद नुमाया हो गया था। लंबी सुराही सी गर्दन ऊंचे जोड़े के बायस बेहद दिलकश लग रही थी। जोड़े से चंद एक लटें घुंघराली करके इसकी गर्दन और रुखसारों पर झूल रही थी। लाइट लिपस्टिक के साथ ब्लैक स्मोकी आईज और स्याह ब्लाउज की छोटी आसीनों से छलकते इसके बेहद गोरे सुनहरे बाजू जरा सी मेहनत से वो इतनी हसीन लग रही थी कि खुद को देख देख कर इसका दिल नहीं भर रहा था। वो बाहर आई तो वो जो इसके इंतजार में गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था बेख्तियार सीधा हुआ, फिर मबहूत सा देखता रह गया। वो साड़ी का पल्लू उंगली से लपेटे एहतियात से सैलून के बाहर की सीढ़ियां उतर रही थी। इतनी हसीन हो तुम महमल, मुझे इतने बरस पता ही ना चला। वो जैसे मुतासफ हुआ था वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। थैंक यू, चलें? इसने आसमान को देखा जहां शाम ढलने को थी। हाँ, मेरी मीटिंग शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है, चलो। एक भरपूर मुस्कुराती निगाह इस पर डालकर वो कार लॉक खोलने ही लगा था कि सेल फोन बज उठा। इस वक्त कौन? कहते कहते इसने स्क्रीन को देखा और फिर चौंक कर फौरन कान से लगाया। जी मलिक साहब, खैरियत? जी, क्या मतलब? इसने लम्ब भेजकर कुछ देर को दूसरी तरफ से सुना। मगर आपने तो उनको बताया था ना कि आपको मैंने ही भेजा है। मगर क्यों? उन्होंने साइन क्यों नहीं किए? और एकदम इसे फवाद के चेहरे पर उभरते गुस्से की लहर दिखाई दी। आप सीनियर ऑफिसर हैं या जूनियर? इन्हें इससे क्या गर्ज? आपको पता है मलिक साहब, अगर उन्होंने फाइल साइन ना की तो सुबह तक हमारी फैक्ट्री डूब जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। उसने रुककर कुछ सुना और एकदम जैसे बिक्का। क्या मतलब? मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ इतनी दूर? मेरी मीटिंग है सिद्दीक साहब के साथ 6 से 7। मैं अभी एएसपी साहब से कैसे मिलने आ सकता हूँ? क्या बकवास है। इसने झुल्लाकर फोन बंद कर दिया। क्या हुआ? वो घबरा के करीब आई। मालूम नहीं अब क्या होगा। वो परेशानी से कोई दूसरा नंबर प्रेस करने लगा। लम्हे भर को वो तो जैसे भूल ही गया था कि वो उसके साथ खड़ी है। जी राव साहब, मैंने मलिक इलियास को भेजा था आपकी तरफ। मगर राव साहब, इतनी भी क्या बेएतबारी। उसने रुककर दूसरी तरफ से सुना और फिर जैसे जब्त करते हुए बेबसी से बोला, आपके एएसपी का दिमाग तो ठीक है। इसका बाप जागीरदार होगा अपने गांव का। मैं इनके मिजारे नहीं हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि इनकी एक कॉल पे चलाए। ना ही वो लम्हे भर को रुका और फिर मैं कुछ देर में बताता हूँ आपको, कहकर वो अब कोई और नंबर मिलाने लगा। एएसपी हुमायूं दाद, जाने क्या मसला है इस शख्स का। महमल बददिली से इसके साथ गाड़ी के बाहर खड़ी थी। न जाने क्या हुआ, दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। खैरियत है फवाद भाई? खैरियत ही नहीं है। एएसपी का बच्चा जान को आ गया है। कहता है कंपनी के मालिकों को भेजो तो फाइल अप्रूव होगी। मैं मुलाजमों से बात नहीं करता, अब किसको भेजूं उधर? वो अभी इसी वक्त बुला रहा है और इसके घर पहुंचने में आगा जान या हसन को 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, और अगर ना पहुंचे तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट डूब जाएगा। वो झुंझुलाकर बार बार किसी को फोन मिलाता बहुत बेबस लग रहा था। अब यही हल है कि मैं अभी इसके पास जाऊं और वापस आकर सिद्दीकी साहब से मीटिंग कर लूं। और डिनर कैंसिल? इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। करना पड़ेगा महमल। इसने हाथ रोककर महमल का तारीख पड़ता चेहरा देखा। आई एम सॉरी, मैं यूं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मगर मेरी मजबूरी है। वो मुलाजमों से बात नहीं करेगा, घर के बंदे को ही जाना पड़ेगा। मैं भी मुलाजिम हूँ फवाद भाई, एक ख्याल से इसके जहन में उभरा। क्या मतलब? वो जैसे चौंका। अगर मैं आपके 2 कामों में से कोई एक कर दूं, तब तो हम डिनर पे जा सकते हैं ना? वो हिचकिचाकर बोली, कहीं वो बुरा ना मान जाए। अरे, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? तुम भी तो कंपनी के ऑनर्स में से हो, तुम भी तो ये फाइल साइन करवा सकती हो। बल्कि यूं करते हैं, तुम ड्राइवर के साथ फाइल लेकर चली जाओ, जब तक मैं सिद्दीकी साहब से निमट लेता हूँ, और फिर ड्राइवर तुम्हें होटल ले आएगा। ठीक? इसने मिनटों में सारा प्लान तरतीब दे दिया। वो गहरी सांस भरकर रह गई। ठीक है,
फिर मैं चेंज कर लूं। नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। इसमें तो तुम वाकई कोई पुरएतमाद एग्जीक्यूटिव लग रही हो। ये सारी बिजनेस वुमेन फॉर्मली ऐसे ही ड्रेसअप होती हैं। मैं ड्राइवर को कॉल कर लूं? वो मुतमईन था, मगर महमल को कदरे अजीब सा लग रहा था। वो इतनी कीमती और झिलमिलाती साड़ी में किसी फंक्शन के लिए तैयार लग रही थी, किसी ऑफिशियल मामले के लिए मौजू नहीं। लेकिन अगर फवाद कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। यह ख्याल के वो डिनर पे जा रहे थे इसे फिर से एक्साइटेड कर गया। सारा रास्ता वो पिछली सीट पर टेक लगाए आंखें मौंदे उस हीरे की अंगूठी के मुतालिक सोचती आई थी जो फवाद ने यकीनन ले ली होगी। और जब वो ताई अम्मा के सामने खड़ा होकर महमल से शादी की बात करेगा तब तो मानो घर में तूफान ही आ जाएगा। मगर अच्छा है, एक ऐसा तूफान इन फिरौनों को लर्जाने के लिए आना चाहिए। वो पुरसुकून, मुतमईन और पुरएतमाद थी। गाड़ी तवील ड्राइवे अबूर करके पोरच में रुकी तो वो एक सिताइशी निगाह खूबसूरत से लॉन पर डालती नीचे उतरी। मेन डोर पर एक सूटेड बूटेड उधेड़ उम्र शख्स जैसे मुंतजिर सा खड़ा था। एएसपी हुमायूं दाऊद, इसने जहन में अंदाजा लगाया और फाइल मजबूती से पकड़े एतमाद से चलती इनके करीब आई। मैं आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। जी मैडम महमल इब्राहिम, आइए। एएसपी साहब अंदर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। इसने दरवाजा खोलकर रास्ता दिया। वो लम्हे भर को हिचकिचाई और फिर खुद को दुबटते हुए अंदर कदम रखा। रोशनियों में घिरा वो बेहद नफीस और कीमती सामान से आरास्ता घर इसे इतना खूबसूरत लगा था कि खुद को संजीदा रखने की कोशिश करने के बावजूद इसकी निगाहें भटक भटक कर एतराफ का जायजा ले रही थीं। एएसपी साहब किधर हैं? वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो इसके आगे तेज तेज चलते हुए लॉन्च में ले आया। सर, ये पहुंच गई हैं। इसने लॉन्च में कदम रखा तो सामने बैठे शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। वो टांग पे टांग रखे सोफे पे बैठा था, हैंडसम मगर मगरूर नकूश वाला चेहरा, जेल से बाल पीछे किए, ब्लैक कोट में मलबूस जिसके अंदर सफेद शर्ट के 2 बटन ऊपर से खुले थे। एक हाथ में ऑरेंज जूस से भरा वाइन ग्लास पकड़े वो बगौर से अंदर आते देख रहा था। एक लम्हे को तो महमल के कदम डगमगाए। इसका पाला ज्यादातर घर के लड़कों से ही पड़ा था। फवाद और हसन खुशशक्ल थे, कुछ दौलत की चमक दमक से भी स्टाइलिश लगते थे। बाकी इसके चचाओं ने भी कोई इतना मुतासिफन शख्सियत का मालिक ना था जितना सोफे पे बैठा वो मगरूर सा दिखने वाला शख्स था। हैंडसम, बेहद हैंडसम। इतना वजीह मर्द इसने पहली मर्तबा देखा था। वो ना चाहते हुए भी मरूब हो गई। वो खामोशी से इसे बगौर जांची निगाहों से देखता रहा, यहाँ तक कि वो आकर सीधी सामने वाले सोफे पे बैठी और फाइल सामने मेज पर रख दी। अब इसका एतमाद किसी हद तक बहाल होने लगा था। ये फाइल अप्रूव करवानी थी एएसपी साहब। वो टांग पे टांग रखे इसके मुकाबिल बैठी खासे एतमाद से बोली तो वो जरा सा मुस्कुराया, फिर सामने हाथ बांधे खड़े सूटेड बूटेड शख्स को देखा। इनको आगा फवाद करीम ने ही भेजा है राव साहब, मुस्कुराकर कहते हुए इसने जूस का गिलास लबों से लगाया। महमल ने जरा चौंक कर राव को देखा, वो भी मुस्कुरा दिया। कुछ था इन दोनों की मायने खेज मुस्कुराहट में कि दूर इसके जहन में खतरे का अलार्म बजा। तो आप फाइल अप्रूव करवाने आई हैं? वो इस्तज़ाइया मुस्कुराती निगाहों से कह रहा था। महमल को उलझन होने लगी। जी, ये आवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की फाइल है और आपकी अपनी फाइल वो कहाँ है? इसने ग्लास साइड पर रखा और कदरे झुककर हाथ बढ़ाकर फाइल उठाई। मेरी कौन सी फाइल? कुछ था जो इसे कहीं गलत लग रहा था, कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा था। आप जाएं राव साहब। इसने फाइल के सफ़े पलटाकर एक सरसरी निगाह डाली और फिर फाइल इसकी तरफ बढ़ाई। महमल लेने के लिए उठी मगर बहुत तेजी से राव सामने आगे बढ़कर फाइल थाम ली और जाकर आगा फवाद के ड्राइवर को कहें कि फाइल अप्रूव्ड है, सुबह इनको रसीद मिल जाएगी। बेहतर सर। राव साहब फाइल लेकर पलटे तो वो उठ खड़ी हुई। मुझे दे दें, मैं ले जाती हूँ। वो दोनों एकदम चौंके थे और फिर रुककर एक दूसरे को देखा। हुमायूं ने इशारा किया तो राव साहब सर हिलाकर बाहर निकल आए। आप बैठिए मादाम, ड्राइवर दे आएगा।
एक दम ही इसके कानों में खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी थी। इसे लगा वो गलत वक्त पर गलत जगह और गलत लोगों के दरमियान आ गई है। इसे वहां नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैं चलती हूँ। वो पलटने ही लगी थी कि वो तेजी से उठा और जोर से इसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और इसके लबों से चीख निकली, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो कहा जा रहा है वैसे ही करो। इसके बाजू को अपनी आईनी गिरफ्त में दबोचे वो कर रहा था। लम्हे भर को तो जमीन आसमान महमल की निगाहों के सामने घूमने लगे। छोड़ दे मुझे। वो संभल ही न पाई थी कि हुमायूं दाऊद ने इसके दोनों बाजुओं को हाथों में पकड़कर इसे झटका देकर अपने बिल्कुल सामने किया। ज्यादा चालाकी दिखाई तो अपने पैरों पर घर नहीं जाओगी। मुझे छोड़ दें, मुझे घर जाना है। महमल ने इसको परे धकेलना चाहा मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। घर जाना है? घर ही जाना था तो ये इतने बनाव सिंगार क्यों किए थे? इसने होले से इसकी थोड़ी को उंगली से ऊपर किया, दूसरे हाथ से कोहनी इतनी मजबूती से जकड़ रखी थी कि वो हिल ना पाए और घबरा कर चेहरा पीछे किया। मैं फंक्शन पे जा रही थी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप फवाद भाई से मेरी बात कराएं, इन्हें बताएंगे। भाई? वो चौंका। आगा फवाद तुम्हारा भाई है? जी जी, वो मेरे भाई हैं, आप बेशक इनसे पूछ लें। मुझे यहाँ नहीं आना था, फवाद भाई को खुद आना था, मगर इनकी मीटिंग थी। वो एकदम रोने लगी थी। आप प्लीज मुझे घर जाने दें, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मैं इनकी बहन हूँ। झूठ बोल रही हो। राव पीछे आकर खड़ा हुआ था। इसी को इधर आना था। चंद हफ्ते पहले तो डील हुई थी सर, और इसी के नाम से हुई थी। कम उम्र, खूबसूरत और अनछुई। आगा ने कहा था ये हमारी डिमांड पे पूरी उतरती है। राव का लहजा सपाट था। महमल इब्राहिम नाम है ना तुम्हारा? तुम आगा की बहन कैसे हो सकती हो? वो 3 करोड़ के नफे के पीछे अपनी बहन को एक रात के लिए नहीं बेच सकता। इसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। इसे बहुत जोर का चक्कर आया था। वो गिरने ही लगी थी कि हुमायूं ने इसकी दूसरी कोहनी से पकड़ कर इसे खड़ा रखा। अब सीधी तरह बताओ कि तुम हमें बेवकूफ बना रही हो या आगा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया? तुम महमल इब्राहिम हो और वो फवाद करीम। वो तुम्हारा सगा भाई है? इतने अरसे से लड़कियां फराहम कर रहा है, पहले तो कभी अपनी बहन का सौदा नहीं किया। नहीं। इसने बेयकीनी से नफी में सर हिलाया। आप झूठ बोल रहे हैं। फवाद भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी इनसे बात कराएं। आप खुद ही सुन लेना। वो मेरा वेट कर रहे हैं। हमें फंक्शन पे जाना था। हर आम इंसान की तरह महमल को भी झूठ की हल्की फुल्की आदत तो थी ही, और इस पुरानी आदत का कमाल था कि वो खुद बखुद इसके लबों से डिनर की जगह फंक्शन निकला था। कहीं लाशऊर में इसे एहसास था कि अगर वो अपने और फवाद के खास डिनर का कहती तो वो इसे बुरी लड़की समझते। राव साहब, आगा को फोन मिलाएं। राइट सर। राव मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा। और स्पीकर ऑन रखें, इसने कहकर एक गहरी नजर महमल पर डाली, जो बेकरार और हिरासा सी राव के हाथ में पकड़े फोन को देख रही थी। जी राव साहब। एकदम कमरे में फवाद की आवाज गूंजी। माल पहुंच गया? पहुंच तो गया है, मगर पुर्जे आवाज बहुत देते हैं। आप बात कर लें। इसने फोन आगे बढ़ाकर महमल के कान से लगाया। हेलो फवाद भाई। वो रो पड़ी थी। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। आप प्लीज इनको बकवास मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए या नहीं? चाहिए है ना? तो जैसे एएसपी साहब कहते हैं करती जाओ। फवाद भाई, वो हलक के बल चिल्लाई, ये मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। वो जो करते हैं करने दो। सिर्फ एक रात की तो बात है। अब ज्यादा बकबक मत करना। सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। सातों आसमान इसके सर पर टूटे थे। वो साकत सी खड़ी रह गई। सिर्फ एक रात की ही तो बात है। सिर्फ एक रात की ही तो बात है। इसकी आवाज इसके जहन पे हथौड़े बरसा रही थी। बस एक डायमंड रिंग का लारा दिया है इसने तुम्हें, और तुम तो कहती हो कि वो तुम्हारा भाई है। फोन इसके कान से हटाकर बंद करते हुए हुमायूं ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। वो इसी तरह पत्थर का बेजान बुत बनी खड़ी रही। इसका जहन, दिल, कान, आंखें बंद सब बंद कर चुका था।
राव साहब पता कराएं ये वाकई फवाद करीम की बहन है या नहीं, इसकी बात में कितनी सच्चाई है, ये तो हम बाद में खुद मालूम कर लेंगे। शम्स, इसने जोर से आवाज दी। इसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। साकत खड़े वजूद में से सहमी सहमी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरे बादल छाने लगे थे। 2 गनमैन दौड़ते हुए अंदर आए थे। शम्स, इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो और ध्यान करना भागने ना पाए। और बच्चल, इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता महमल चकरा कर गिरी और अगर इसने इसको दोनों बाजू से थाम ना रखा होता तो वो नीचे गिर पड़ती। महमल, महमल, वो इसका चेहरा थपथपा रहा था। इसकी आंखें बंद होती गईं और जहन गहरे अंधेरों में डूबता चला गया। ये थी 5वीं एपिसोड और अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि 6th एपिसोड में महमल के साथ क्या होता है। क्या वो फवाद को दोबारा मिल पाएगी और उससे अपना बदला ले पाएगी या फिर ये रात उस पर अजाब बन के टूटेगी। सो